नमस्ते सभी को। आज हम इतिहास की 5 सबसे ज्यादा नफरत झेलने वाली महिलाओं के बारे में जानेंगे। कुछ पर हत्या और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था, अन्य घोटाले, लालच या राजनीतिक आपदा के प्रतीक बने। लेकिन क्या वे सच में खलनायक थे या अफवाह और प्रचार के शिकार? कुख्यात रानियों से विवादास्पद प्रेमिकाओं तक, ये इतिहास की सबसे ज्यादा नफरत झेलने वाली कुछ महिलाओं की कहानियां हैं। नमस्ते सभी को। आज हम लुक्रेजिया बोरुजिया पर चर्चा करेंगे, एक स्पेनिश इटालियन कुलीन महिला जिन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कई प्रमुख इटालियन शासकों से विवाह किया था। ये इटली के इतिहास का एक प्रसिद्ध दौर था। पुनर्जागरण का युग, माइकल एंजेलो, दा विंची और इतालवी युद्ध। लेकिन लुक्रेजिया की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प थी। उसकी जिंदगी को लेकर कई भयावह मिथक और किंवदंतियां प्रचलित थीं। ये उसकी कहानी है। लुक्रेजिया बोर्जिया का जन्म 18 अप्रैल 1480 को हुआ था सुबियाको में, जो तब रोम के बाहर एक कस्बा था, लेकिन जो आज इटली की राजधानी का एक उपनगर है। उसके पिता रोड्रिगो बोर्जिया थे, एक स्पेनिश व्यक्ति जो वेलेंसिया के पास से थे, लेकिन जो 15वीं सदी के मध्य रोम चले गए, और उनकी मां वनेसा दी काटेने थीं, रोड्रिगो की मुख्य प्रेमिका। रोम में उन्होंने अपने चाचा अल्फोंसो के संरक्षण में रोमन कैथोलिक चर्च में जल्दी ऊंचे पद हासिल किए, जो 1455 में पोप कैलिक्सटस तृतीय के रूप में चुने गए थे। 1450 के दशक के अंत तक रोड्रिगो एक कार्डिनल थे, जो उतना ही प्रभावशाली पोप राज्य में एक शक्तिशाली पद था, जो उस समय मध्य इटली के अधिकतर क्षेत्र पर शासन करता था, वेटिकन से कहीं आगे तक। लेकिन रोड्रिगो सामान्य कार्डिनल नहीं था। उसकी कई प्रेमिकाएं थीं और उसने कई बच्चे पैदा किए। उस समय के धर्माधिकारियों के लिए यह असामान्य नहीं था। इन वर्षों में चर्च में काफी पाखंड थी। ब्रह्मचर्य के गुणों का प्रचार तो होता था, प्रमुख पदों पर बैठे लोग अपनी निजी जिंदगी में इसे पूरी तरह अनदेखा करते थे, और इसी वजह से उनका व्यवहार उस दौर में चर्च सुधारकों के बीच आलोचना का विषय बन गया। वनेसा से रोड्रिगो के 4 बच्चे थे। लुक्रेजिया अपने भाई बहनों से घुल मिल जाती थी, खासकर अपने बड़े भाई चेजारे संग। दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे, और चेजारे अपनी बहन के बाद के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन यह मजबूत रिश्ता बाद में कुछ अफवाहों का कारण बना। उस समय की प्रमुख धार्मिक हस्ती की बेटी होने के कारण लुक्रेजिया को नए मानवतावादी अध्ययन की बहुत गहन शिक्षा दी गई थी, जो पुनर्जागरण काल में इटली में विकसित हुई थी, जो प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखकों पर केंद्रित थी। उन्हें मिलान की एड्रियाना ओर्सिनी ने पढ़ाया, और सिनी के माध्यम से लुक्रेजिया ने कई भाषाएं सीखी। बाद में वह स्पेनिश, कैटलन, फ्रेंच में भी धारा प्रवाह थीं, इटालियन और लैटिन। जबकि उनकी मानवतावादी शिक्षा में ग्रीक और रोमन साहित्य की मजबूत नींव शामिल होती। वक्तृत्व कला, राजनीति, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र मानवतावादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय। लुक्रेजिया इटली के उथल-पुथल भरे दौर में बड़ी हो रही थीं। हालांकि इस समय इटली यूरोपीय सभ्यता का केंद्र था, और वह रोम, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे शहर थे जो उस समय के शीर्ष कलाकारों को आकर्षित कर रहे थे। राजनीतिक रूप से प्रायद्वीप अराजक स्थिति में था। ये एकजुट नहीं था, बल्कि ये 2 दर्जन से अधिक बड़े छोटे नगर राज्यों में बटा था। सबसे प्रमुख समुद्री व्यापारिक गणराज्य जेनोआ और वेनिस थे। उत्तर में कई नगर राज्य जैसे कि मिलान, फरारा और उर्बिनो के डची। टस्कनी में फ्लोरेंस, जो गणराज्य जैसा था, लेकिन जिसे वास्तव में प्रसिद्ध मेडिची परिवार द्वारा शासित किया जाता था, और मध्य इटली में रोम से शासित पोप का राज्य। दक्षिण में नेपल्स का राज्य और सिसिली द्वीप स्पेन के नियंत्रण में थे। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी, 1494 से लगातार युद्ध छिड़े। स्पेन और फ्रांस द्वारा संचालित इटली प्रायद्वीप में प्रभुत्व के लिए प्रतिद्वंदी थे, जब फ्रांस ने उत्तर में प्रभाव जमाने की कोशिश की। यह लुक्रेजिया के लिए अहम था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी कई शादियां बोर्जिया परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए तय की थीं। जब वो सिर्फ 10 साल की थी, लुक्रेजिया के पिता ने उसका विवाह एक वेलेंसियन सामंत से तय किया।
लेकिन यह और कई अन्य विवाह संबंध रद्द कर दिए गए। आने वाले वर्षों में 1490 के दशक की शुरुआत में रॉड्रिगो की राजनीतिक किस्मत बदलने लगी और अगस्त 1492 में उसकी सौदेबाजी की ताकत अचानक बदल गई जब उसने अगला पोप बनने की दौड़ जीत ली। पोप अलेक्जेंडर छठे के रूप में वह लुक्रेजिया के माध्यम से कहीं अधिक अनुकूल वैवाहिक गठबंधन तय कर सकता था। 12 जून 1493 को इसके चलते उसने जियोवानी स्फोर्जा से विवाह किया, शक्तिशाली स्फोर्जा परिवार का सदस्य जो मिलान के डची और इटली के उत्तर के अन्य छोटे राज्यों पर शासन करता था। यह पहली शादी केवल 1497 तक ही चली। तब तक पोप ने तय कर लिया था कि स्फोर्जा परिवार के साथ गठबंधन अब सबसे अच्छा विकल्प नहीं है और अगर ये विवाह रद्द कर दिया जाए तो लुक्रेजिया के जरिए एक बेहतर विवाह गठबंधन तय किया जा सकता है। कुछ दबाव डालने के बाद स्फोर्जा ने इस पर सहमति दे दी। उन्होंने शर्मिंदगी के साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था कि वह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सके क्योंकि वह नपुंसक थे और यह विवाह को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार था। फिर भी जवाब में ऐसा माना जाता है कि अपमानित जियोवानी स्फोर्जा ने अफवाहें फैलाईं जिसमें कहा गया कि लुक्रेजिया अपने भाइयों और पिता के साथ यौन संबंध रखती थी। अब तक लुक्रेजिया अपनी युवावस्था के करीब पहुंच रही थी और अफवाहें थीं कि विवाह निरस्तीकरण के समय वो गर्भवती थी, अपने पिता के लिए काम करने वाले चैम्बरलेन पेड्रो काल्डेरोन से अवैध संबंध के कारण। इसके बाद की घटनाएं रहस्यमयी हैं। लुक्रेजिया कुछ समय सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं और उसके बाद के हफ्तों में संभवतः काल्डेरोन से अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। फिर काल्डेरोन बोर्जिया परिवार की निर्दयता का शिकार हुआ जब समस्याओं से निपटने के लिए उसे हटा दिया गया तो उसे 1498 की शुरुआत में टाइबर नदी में मृत पाया गया। उसके दूसरे पति अल्फोंसो ऑफ एरागोन को भी वैसी ही खूनी किस्मत का सामना करना पड़ा। अल्फोंसो स्पेनिश शाही भाईयार के चचेरे भाई थे क्योंकि वे एरागोन के शाही परिवार से उतरे थे जिसके राजा एरागोन के फर्डिनेंड थे जो 15वीं सदी के अंत में अपनी पत्नी इजाबेला के साथ स्पेन के शासक थे। लुक्रेजिया की शादी अल्फोंसो से 1498 में उनके पिता के इस फैसले का हिस्सा थी कि वे इटली के युद्धों में अस्थायी रूप से स्पेनियों का साथ दें, लेकिन ये शादी केवल उतनी ही देर तक चली जितनी देर तक पोप अलेक्जेंडर का बदला हुआ कूटनीतिक रुख रहा। हालांकि ये रिश्ता अच्छा था, दोनों की उम्र समान थी और कहा जाता है कि वे एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे थे। सन 1500 में बोर्जिया ने फिर से फ्रांस का समर्थन करना शुरू करने का फैसला किया। इस प्रकार बोर्जिया को अल्फोंसो को हटाना था। वह जल्द ही रोम में मृत पाया गया। लुक्रेजिया शायद उसकी हत्या में शामिल थी। उस शादी से एक बेटा पहले ही हो चुका था जिसका नाम दादा पोप के नाम पर रॉड्रिगो रखा गया। लुक्रेजिया की तीसरी और अंतिम शादी 2 साल बाद हुई। यह उसकी सबसे प्रतिष्ठित शादी थी और शायद यही वजह है कि ये शादी टिक पाई। उसके नए पति अल्फोंसो डीएस्टे थे जो एरकोले डीएस्टे के बेटे और उत्तराधिकारी थे जो उत्तरी इटली के महत्वपूर्ण शहर राज्य फेरारा के ड्यूक थे। वह जल्द ही पिता के उत्तराधिकारी बनकर 1505 में ड्यूक बनेंगे। यह विवाह 1502 की शुरुआत में हुआ और लुक्रेजिया के जीवन भर चला। आखिरकार इससे कई बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि इन बच्चों के पिता कौन थे इस पर बहस हो सकती थी क्योंकि लुक्रेजिया अपने नए पति की तरह 1500 और 1510 के दशक में लुक्रेजिया ने कई अफेयर किए थे। इनमें लुक्रेजिया और मंटुआ के मार्क्विस के बीच लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता भी शामिल था। फ्रांसिस्को गोंजागा और पुनर्जागरण काल के संगीतकार और साहित्यिक सिद्धांतकार पिएत्रो बेम्बो के साथ एक अलग संबंध, जिन्हें टस्कन इतालवी की बोली को औपचारिक बनाने के लिए जाना जाता था, जो बाद में पूरे प्रायद्वीप में इस्तेमाल होने वाली इतालवी भाषा का मानक रूप बन गई। लुक्रेजिया के पारिवारिक संबंधों और उनके कई प्रेम संबंधों और शादियों ने उन्हें 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी की शुरुआत में इटली में अश्लील गपशप और कई मिथकों का केंद्र बना दिया था। सबसे पहले अपने प्रेमियों से हुए नाजायज बच्चों को लेकर कई अफवाहें थीं। पहला था जियोवानी, जो 1498 की शुरुआत में हुआ, जिसके बारे में अफवाह थी
कि वो लुक्रेजिया के काल्डेरॉन से संबंध का नतीजा था। हालांकि जियोवानी के माता पिता को लेकर अब भी विवाद है। इसके अलावा अपने भाई के साथ अनैतिक संबंध के आरोप, चेजारे उसके जीवन में ऐसे कई आरोप लगे थे, खासकर उसके दूसरे पति की रोम में हत्या के बाद 1500 में, और चेसारे पर इस हत्या का आदेश देने का व्यापक रूप से संदेह था। हालांकि यह संभावना नहीं है कि इसका कोई संबंध किसी अजीब प्रेमी की जलन से था, बल्कि यह उस समय चेसारे की राजनीतिक गतिविधियों के कारण था। लुक्रेजिया के भाई ने अपने पिता की मदद की। पोप के सेनापति केंद्रीय इटली में पापल राज्य के भूभाग का विस्तार करने में 1490 के दशक के अंत में, और 1500 में अल्फोंसो ऑफ अरागोन को मारने का उनका फैसला पूरी तरह से एक राजनीतिक निर्णय था, जो उस समय पोपसी की कूटनीतिक पुनर्समरेक्टर और फ्रांस के साथ गठबंधन से जुड़ा था। लुक्रेजिया ने एक फेम फेटाल के रूप में उसकी छवि भी बन गई, जो अपनी मर्जी से पुरुषों को बहका सकती थी और उतनी ही आसानी से उन्हें जहर भी दे सकती थी। उदाहरण के लिए, उसके बारे में अफवाह थी कि वो एक खोखली अंगूठी पहनती थी जो खुल जाती थी ताकि वो अपने अनजान शिकारों के पेय में जहर मिला सके। एक कुख्यात घटना जिसमें उसका नाम जुड़ा है वो थी चेस्टनट्स की दावत। रोम में 30 अक्टूबर को हुई पार्टी 1501। यहाँ लुक्रेजिया, उसका भाई चेजारे और उनके पिता पोप अलेक्जेंडर, ऐसा कहा जाता है कि वे रोम के कुछ कुलीन लोगों और शहर की दर्जनों वेश्याओं के साथ लगभग उन्मुक्त यौन रंगरलियों वाली महफिल में शामिल थे। उस समय के पोप दरबार के मास्टर ऑफ सेरेमनी द्वारा उस भोज का केवल एक ही विवरण मिलता है, जोआन बाउचार्ड। अब माना जाता है कि ये कहानी शायद बुर्जिया परिवार को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। ये संभव है कि लुक्रेजिया ना तो कोई खतरनाक महिला थी और ना ही अपनी प्रेम जिंदगी में किसी अन्य पुनर्जागरण काल की इटली की कुलीन महिला से ज्यादा बदनाम थी। कोई शक नहीं, अपने समय में लोग उन्हें खासा आकर्षक मानते थे, लेकिन उनकी खूबसूरती का यह मतलब नहीं कि उन्होंने कोई खास अनैतिक आचरण किया ही हो, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें अपने परिवार की संदिग्ध हरकतों के कारण, जो 1490 और 1500 के दशक में हुई थीं, बदनाम किया गया था। उनके पिता पोप की कई प्रेमिकाएं थीं और उन्होंने बेटे को मध्य इटली में अपना राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए रोम के पवित्र धर्मासन के संसाधनों का उपयोग किया। चेजारे पुनर्जागरण काल के सबसे कुख्यात शासकों में था, जिसने 1490 के दशक में मध्य इटली को अराजकता में डाला, और माना जाता है कि निकोलो माकियावेली पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, जब उन्होंने कुछ साल बाद अपनी कुख्यात राजनीतिक पुस्तक द प्रिंस लिखनी शुरू की थी। लुक्रेजिया का वयस्क जीवन फेरारा के अस्ते दरबार में बीता, जहां उनके तीसरे पति 1505 में ड्यूक बने। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उन्होंने कई अफेयर्स किए। हालांकि देर से पुनर्जागरण काल की इटली के मानकों के अनुसार यह कोई असामान्य बात नहीं थी। इसमें और जटिलता तब आ गई जब उनके प्रेमियों में से एक फ्रांसिस्को गोंजागा अफेयर के दौरान या उससे पहले फ्रांसिस्को गोंजागा को सिफिलिस हो गया था। ये एक यौन संचारित रोग था जो 15वीं सदी के अंत में यूरोप में विनाशकारी परिणामों के साथ आया था, जो यूरोप और अमेरिका के संपर्क के बाद फैला था। आज इसे एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक किया जा सकता है। प्रारंभिक आधुनिक काल में ये धीरे धीरे शरीर को तबाह कर देता था। यह जननांग क्षेत्र में दाने से शुरू होता था, फिर ये शरीर में फैल जाता था। अंत में यह विकृति का कारण बनता था और अक्सर शरीर के कुछ हिस्सों के ढह जाने का कारण बनता था, जैसे कि नाक। अगर बीमारी महीनों या वर्षों तक रहती थी, फिर भी लुकेजिया को फ्रांसिस्को से यह बीमारी नहीं हुई, जिससे महिलाएं कम प्रभावित होती हैं। उसके पिता पोप अलेक्जेंडर की मृत्यु अगस्त 1503 में हो गई थी। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति थे, जो एक निर्दयी पुनर्जागरण काल के राजकुमार थे, जिन्होंने अपने पद से जुड़े सभी नियमों को तोड़ दिया था। लेकिन उस समय के कुछ अन्य पोपों द्वारा उन्हें स्नेहपूर्वक याद किया गया। पिता की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति कमजोर पड़ गई थी। चेजारे ने मध्य इटली के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण खोना शुरू किया, जिन्हें उसने 1490 के दशक में जीता था। अंत में अरागोन के राजा फर्डिनांड ने उसे गिरफ्तार कर 1504 में स्पेन भेजा। वहां उसने 18 महीने से ज्यादा जेल में बिताए, फिर भागकर देश के उत्तर में विद्रोह शुरू किया, जो मार्च 1507 में उसकी मौत के साथ खत्म हुआ। कुछ ही वर्षों में
1500 के दशक में लुक्रेजिया, जो इटली के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक की बेटी थी, कुछ ही समय में एक अलग थलग पड़ी शख्सियत बन गई, जो गिरे हुए बोर्जिया परिवार से संबंध रखती थी। उसके कम से कम 8 बच्चे थे, जिनकी वैधता पर सवाल उठाए जाते थे, और शायद 10 भी हो सकते थे। ये इस पर निर्भर करता था कि 2 अन्य बच्चों के माता-पिता कौन थे। हालांकि 1500 और 1510 के दशक में उसकी कई कठिन गर्भधारण और गर्भपात भी हुए थे, और अंत में यही गर्भधारण और प्रसव का यही उथल-पुथल भरा इतिहास उसकी मृत्यु का कारण बना। 14 जून 1519 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम इसाबेला रखा गया। लुक्रेजिया के लिए यह एक और जटिल गर्भावस्था थी, और इस बार वह पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। वो जन्म देने के बाद बीमार पड़ गईं, और अगले हफ्ते में कुछ दिनों तक सुधार रहने के बावजूद उनकी हालत फिर बिगड़ गई, और 24 जून को 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें फरारा के कॉर्पस डोमिनी चर्च में दफनाया गया। वे बोर्जिया वंश की आखिरी प्रमुख हस्ती थीं, जो 15वीं सदी के मध्य से इटली में इतनी प्रमुख रही थीं। लुक्रेजिया अपनी मृत्यु के बाद से प्रारंभिक आधुनिक इटली की सबसे ज्यादा अध्ययन की गई महिलाओं में रही हैं। उदाहरण के लिए सन 1833 में महान फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो ने उनके नाम पर एक नाटक लिखा, जो उनके जीवन की एक कहानी को दोबारा सुनाता था। जबकि 20वीं और 21वीं सदी की शुरुआत में वो कई किताबों, फिल्मों में नजर आती हैं, टेलीविजन सीरीज और यहाँ तक कि एक वीडियो गेम में भी। इनमें उनके जीवन काल के दौरान उनके बारे में फैली कई अफवाहें इनमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। कैथरीन दे मेडिची फ्लोरेंस के प्रसिद्ध मेडिची परिवार की सदस्य थीं। वो आगे फ्रांस के भावी राजा से शादी कर रानी बनेंगी। फिर भी उनके पति जल्दी ही चल बसे, जिससे वो अपने बेटों का मार्गदर्शन करने के लिए अकेली रह गईं। जल्द ही उनकी छवि एक दुष्ट, सत्ता की भूखी रानी के रूप में बन गई, जिसने अपने दुश्मनों को जहर दिया और दूसरों का नरसंहार किया। उनका गूढ़ विद्याओं से भी संबंध था। क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई थी? ये उनकी कहानी है। कैथरीन डी मेडिची का जन्म 13 अप्रैल 1519 को फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंटाइन गणराज्य की राजधानी, जो प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान टस्कनी और मध्य इटली पर हावी था। यह शहर सिर्फ नाम का गणराज्य था। 14वीं सदी के अंत से यह मेडिची बैंकिंग परिवार के नियंत्रण में रहा, और यह सिलसिला बीच बीच में बहुत कम ही टूटा। उन्होंने इतालवी पुनर्जागरण में भी अहम भूमिका निभाई थी। और कैथरीन लॉरेंजो द मैग्निफिसेंट की परपोती थीं, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची का संरक्षण और समर्थन किया था, माइकल एंजेलो और सैंड्रो बोटिचेली सहित अन्य लोगों का भी। जबकि इटली के पुनर्जागरण का दौर इटली प्रायद्वीप पर महान सांस्कृतिक उपलब्धियों का समय था। यह गहरा राजनीतिक अस्थिरता का समय भी था, क्योंकि फ्रांस और स्पेन उस समय की यूरोपीय महाशक्तियां इटली के कई छोटे छोटे नगर राज्यों पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कैथरीन के जन्म के समय मेडिची परिवार फ्रांस की ओर झुक रहा था, और परिणाम स्वरूप जब वह सिर्फ 14 साल की थी और एक उथल पुथल भरे बचपन के बाद उसके 1 साल के होने से पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कैथरीन की शादी हेनरी ऑफ वलोआ से हुई थी, जो फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के दूसरे बड़े बेटे थे। शादी की शुरुआत में मुश्किलें थीं। वंशीय एकता के उद्देश्य 1534 में विफल हो गए, जब जूलियो दे मेडिची, जिन्होंने पोप क्लेमेंट सप्तम के रूप में फ्रांस के साथ इस एकता की बातचीत की थी, की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी पोप पॉल तृतीय, अब पोप सत्ता ने अपना समर्थन स्पेन की ओर मोड़ दिया, और वह पोप पेंशन भी बंद कर दी, जो कैथरीन को विवाह गठबंधन के हिस्से के रूप में मिल रही थी। इसके अतिरिक्त प्रिंस हेनरी ने शुरू में अपनी दुल्हन में कम रुचि ली और कई प्रेमिकाएं रखीं, जिनमें से एक से वह प्यार करते थे, सुंदर डायन डीपवातिये। हेनरी से 20 साल बड़ी महिला, कहा जाता था कि वो अपनी उम्र से कहीं कम लगती थीं। इसके अलावा उनकी शादी के पहले 10 सालों तक ये जोड़ा कोई संतान पैदा नहीं कर सका। इससे कैथरीन, एक महिला जिसे बाहरी समझा जाता था, फ्रांस में और अलोकप्रिय बना दिया। नतीजतन उसने गर्भवती होने के लिए कई अजीब मिश्रणों को आजमाया, और जब आखिरकार वह गर्भवती हो गई तो ये संदेह फैलने लगा कि वह तंत्र मंत्र या जादू टोने में लिप्त थी। समय के साथ चीजें बेहतर हुईं।
कैथरीन को फ्रांसीसी दरबार में उसकी विद्वता व परिष्कार के लिए सराहा गया। वो पुनर्जागरण के उत्तर की ओर पेरिस के फ्रांसीसी दरबार तक फैलने में अहम भूमिका निभाती थीं। इसके अलावा 1544 से शुरू होकर हेनरी और कैथरीन ने बच्चे पैदा करना शुरू किया। जब पहला बच्चा हुआ तो और भी जल्दी जल्दी आने लगे और अगले 14 सालों में कुल मिलाकर 10 बच्चे हुए। 7 बच्चे वयस्क होने तक जीवित रहे। कैथरीन भी अब रानी बनने की स्थिति में आ गई थीं। 1536 में हेनरी के बड़े भाई फ्रांसिस अपने पिता फ्रांसिस द फर्स्ट के उत्तराधिकारी को बुखार आया और वे चल बसे। अब हेनरी राजा के उत्तराधिकारी थे। 1547 में लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट की मृत्यु हो गई। हेनरी ने हेनरी द्वितीय बनकर गद्दी संभाली। कैथरीन उनकी रानी बनी। हालांकि उनका रिश्ता कई स्तरों पर ठंडा ही रहा और हेनरी ने अपनी पत्नी को किसी भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी, तो कैथरीन को ज्यादातर पृष्ठभूमि में ही रखा गया। हेनरी की प्रेमिका डायन को ही उसकी पूरी तवज्जो मिलती थी, साथ ही उपाधियां भी, जायदाद और कई उपहार महंगे कपड़ों और गहनों के रूप में। हेनरी ने डायन को कैथरीन की महिला परिचारिका बना दिया। इस दौरान कैथरीन ने विज्ञान में रुचि लेना शुरू किया और ज्योतिष शास्त्र से बहुत प्रभावित हो गईं। खगोल विज्ञान और भौतिकी, वो प्रसिद्ध भविष्यवक्ता से भी मित्र बन गईं, नास्ट्रेडमस, और इसी वजह से काले जादू और मृतकों से बात करने में उसकी रुचि की कहानियां फैलने लगीं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उसके पास ऐसे एजेंट्स थे जो जहर का इस्तेमाल करके उसके दुश्मनों को मारते थे। यहाँ ये बातें संदिग्ध और शायद बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। बताया गया है कि फ्रांस में अपने समय के दौरान एक विषहरण दवा की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ। फिर 1559 में हेनरी की मौत एक अजीब भालेबाजी दुर्घटना में हुई, जो स्पेन के साथ दशकों की लड़ाई के बाद शांति के उपलक्ष्य में आयोजित खेलों के दौरान हुई थी। इस प्रकार कैथरीन को राजनीतिक नौसिखिया होते हुए भी फ्रांस की राजप्रतिनिधि रानी बनकर बेटे की ओर से शासन का दायित्व मिला। नए राजा फ्रांसिस द्वितीय, और अगले 30 साल तक वो फ्रांसीसी राजनीति में प्रमुख बनी रहेंगी। आखिरकार फ्रांसिस द्वितीय का शासन भी अल्पकालिक रहा, क्योंकि उनकी मृत्यु दिसंबर 1560 में हो गई, राजा बनने के सिर्फ 17 महीने बाद, और जब वो सिर्फ 16 साल के थे। ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु किस कारण हुई, लेकिन सबसे संभावित कारण मेनिंजाइटिस था। उनके छोटे भाई चार्ल्स ने उनकी जगह ली, जो राजा चार्ल्स नवम बने। नया सम्राट सिर्फ 10 साल का था और कैथरीन को कई वर्षों तक उसके हितों के लिए लड़ना पड़ा। 16वीं सदी के मध्य में वो फ्रांसीसी राजनीति की जटिलताओं में बड़ा हुआ। कैथरीन के पास काफी काम था, क्योंकि फ्रांस को उसी समय एक बाल राजा मिला जब देश को मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस सब के केंद्र में धर्म का मुद्दा था। 1530 और 1540 के दशक के दौरान प्रोटेस्टेंटवाद जर्मनी से पश्चिमी यूरोप में फैल गया था। वर्तमान नीदरलैंड्स के आसपास के निम्न देश और स्विस कैंटन जल्दी ही ऐसे क्षेत्र बन गए थे जहां प्रोटेस्टेंटों का प्रभुत्व था। हालांकि फ्रांस में स्थिति और भी जटिल थी। देश के कुछ हिस्सों में, उत्तर और उत्तर पश्चिम के नॉर्मंडी और ब्रिटनी क्षेत्र पूरी तरह से रोमन कैथोलिक धर्म के प्रति समर्पित रहे, लेकिन दक्षिणी फ्रांस के बड़े हिस्से, विशेष रूप से वे क्षेत्र जो पश्चिमी स्विट्जरलैंड और जिनेवा शहर के निकट थे, प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाया। ये फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट ह्यूगनॉट्स कहलाए और फ्रांस में पूजा की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। वे इतने समर्पित थे कि 1562 में ह्यूगनॉट्स ने पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी सरकार के साथ युद्ध छेड़ दिया। ये फ्रांसीसी धार्मिक युद्धों की शुरुआत थी, जो शेष 16वीं शताब्दी तक फ्रांस को परेशान करते रहे। कैथरीन इन धार्मिक युद्धों के केंद्र में थीं, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की। एक तरफ ह्यूगनॉट्स थे गैस्पर डी कोलिनी के नेतृत्व में, दूसरी ओर कट्टर कैथोलिक गुइज घराना था। गीज़गुट ने 1560 के दशक में राजशाही और चार्ल्स की सरकार पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। कैथरीन का लक्ष्य विरोधी ताकतों के बीच एक मध्य मार्ग अपनाना था, और जब उनका बेटा बालिग हो जाए तब उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम सुनिश्चित करना था। इस प्रकार वह उस समय फ्रांसीसी राजनीतिक हस्तियों के उस गुट में प्रमुख थीं जिन्होंने खुद को
पॉलिटिक के रूप में परिभाषित किया था। वे लोग जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता और शांति को कट्टर कैथोलिकवाद या प्रोटेस्टेंटवाद से ऊपर रखा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कैथरीन कभी-कभी ह्यूगनॉट्स के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन करती थीं और कभी-कभी उनके साथ बातचीत करती थीं। 1560 के दशक में वह अक्सर देश की कैथोलिक आबादी में गुइज परिवार के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करती थीं। उन्होंने कई विवाह गठबंधनों पर भी बातचीत की। चार्ल्स ने स्वयं 1570 में एलिजाबेथ ऑफ ऑस्ट्रिया से विवाह किया, जो पवित्र रोमन सम्राट की बेटी थीं, मैक्सिमिलियन द्वितीय। उन्होंने इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट रानी के साथ एक वैवाहिक गठबंधन पर बातचीत करने की भी कोशिश की। एलिजाबेथ प्रथम अपने छोटे बेटे में से एक से शादी के जरिए और फ्रांसिस से संभावित सगाई के लिए बातचीत। एलेनसॉन और अंजू के ड्यूक 1570 के दशक के अंत तक खिंचती रहीं। हालांकि ये वही विवाह था जो कैथरीन ने अपनी बेटी मार्गरेट और हेनरी ऑफ बॉर्बन के लिए तय किया था। नवार के राजकुमार 1572 में, जिससे उन घटनाओं की शुरुआत हुई जिनके लिए कैथरीन सबसे ज्यादा बदनाम और याद की जाती हैं। हेनरी ऑफ बॉर्बन दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के छोटे से राज्य नवार के राजकुमार थे, जो स्पेन के पास पिरेनीज सीमा पर था। हालांकि वे खुद राजकुमार थे, वह फ्रांसीसी ताज के अधीनस्थ भी थे, लेकिन विवाह संबंध में एक अतिरिक्त जटिलता थी। हेनरी एक प्रोटेस्टेंट थे और 1570 के दशक की शुरुआत में अपनी युवावस्था के बावजूद फ्रांसीसी ह्यूगनॉट्स के नेताओं में से एक बन गए थे। ऐसे में राजा चार्ल्स की बहन की हेनरी से शादी का प्रस्ताव धर्म युद्धों को खत्म करने के लिए रखा गया था और कैथरीन को भी उम्मीद थी कि गीज परिवार का प्रभाव कम किया जा सके। इस प्रकार हेनरी और मार्गरेट का विवाह 18 अगस्त 1572 को पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में हुआ था। फिर भी हेनरी और मार्गरेट की शादी एक ऐसी घटना से दब गई थी जो एक हफ्ते बाद घटी। शादी में हेनरी के हजारों समर्थक पेरिस में आ गए थे। जब फ्रांसीसी ह्यूगनॉट्स कैथोलिक पेरिस की सड़कों पर घूम रहे थे तो शहर में तनाव बढ़ने लगा। ये अब 23 अगस्त की रात को उफान पर आ गए। शादी के 5 दिन बाद और 24 तारीख की सुबह तक संत बार्थोलोम्यू का पर्व दिवस, जिसे बाद में संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड के नाम से जाना गया, धार्मिक युद्धों में हुई धार्मिक हिंसा की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक थी, जो प्रोटेस्टेंट सुधार के बाद यूरोप को एक सदी तक परेशान करता रहा। जिस घटना ने इस नरसंहार को भड़काया वो गैस्पार डी कोलिनी की जान लेने का प्रयास था, जो उस समय के प्रमुख ह्यूगनॉटों में से एक थे। 22 अगस्त को इसके चलते पेरिस में तनाव बढ़ा और 23 तारीख की रात को यह चरम पर तब पहुंचा जब पेरिस भर में कैथोलिकों ने शहर आए हुए हजारों ह्यूगनॉट्स पर हमला शुरू कर दिया। 24 तारीख की सुबह तक हिंसा पेरिस से बाहर भी बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। जब तक ये खत्म हुआ, कम से कम 5000 लोग, ज्यादातर फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट, मारे जा चुके थे और शायद 20,000 तक पेरिस के मध्य की सड़कों पर लाशें और खून बिखरे थे। कैथरीन को जल्द ही इस नरसंहार के लिए बदनाम किया गया और ये मान लिया गया कि उसने हिंसा को भड़काया और अपने बेटे राजा चार्ल्स नवम को इसे रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। इससे उसकी छवि एक काली रानी या माहिर चालबाज के रूप में बन गई। इस दृष्टिकोण से कैथरीन को इस तरह देखा गया कि उसने अपनी बेटी और नवारे के हेनरी के बीच विवाह का आयोजन किया था, ह्यूगनॉट नेतृत्व और अनुयायियों को पेरिस बुलाने के लिए, जहां उसने फिर सेंट बार्थोलोम्यू दिवस पर उनका नरसंहार कराया। फिर भी इन सब के बावजूद कैथरीन को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया। वो उस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं थी। कोलिग्नी की जान पर हमला, जिसने सीधे अगले रात हुए नरसंहार की ओर ले गया, संभवतः यह गीज परिवार का काम था, जो राजसत्ता और ह्यूगनॉट्स के बीच संभावित गठबंधन को नष्ट करना चाहते थे। इसके अलावा कैथरीन ने 23 अगस्त को शाही परिषद की बैठक बुलाई थी। हत्याकांड से पहले पेरिस में हिंसा से पहले व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कि ये असफल रहा। इसका कारण था उनका बेटा चार्ल्स, एक कमजोर और अयोग्य शासक, जिसकी निष्क्रियता की समस्या और बढ़ गई जब ऐसी खबरें आईं कि 23 तारीख को उसने अपने सलाहकारों से बड़बड़ाकर कहा, सभी को मार डालो। इस प्रकार कैथरीन की छवि
सेंट बार्थोलोम्यू दिवस नरसंहार की मास्टरमाइंड के तौर पर एक घटना जिसने वर्षों तक यूरोप में प्रोटेस्टेंट भावनाओं को भड़काया। लगभग निश्चित रूप से यह आरोप अनुचित है। कैथरीन की भूमिका फ्रांसीसी राजनीति में 1572 की घटनाओं के काफी बाद तक जारी रही। 2 साल बाद चार्ल्स की मृत्यु तपेदिक से हुई। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए कैथरीन के दूसरे सबसे बड़े बेटे हेनरी अब हेनरी तृतीय के नाम से राजा बने। हालांकि नया सम्राट उस समय पोलैंड में था, जहां वो पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के सिंहासन के दावेदार थे। नतीजतन कुछ समय के लिए 1574 में कैथरीन एक बार फिर अपने अनुपस्थित बेटे की ओर से राजप्रतिनिधि रानी बन गईं और वह हेनरी के पूरे शासनकाल में उनकी सलाहकार रहीं। हालांकि फ्रांस में वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं थीं और जब भी कोई समस्या आती थी तो अक्सर उन्हीं को दोषी ठहराया जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1574 में एक अज्ञात लेखक ने उनके खिलाफ बेहद आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया। इस तरह कैथरीन की एक दुष्ट रानी के रूप में छवि और मजबूत हो गई। अपने शासन के दौरान कैथरीन के बारे में अनगिनत आरोप लगाए गए। इसमें यह भी था कि उसने हेनरी ऑफ नवारे की मां को जहर दिया। उसके महल में जहर से भरा कमरा था। यहां तक कि उसने अपने हाल ही में दिवंगत हुए बेटे के लिए, जब वो अभी काफी छोटा था, वैश्याओं की भी व्यवस्था की थी। सन 1577 में एक व्यक्ति पियरे लेस्टुआइल ने कैथरीन द्वारा आयोजित एक भोज का वर्णन किया। यह उसने दावा किया, इस शानदार भोज में दरबार की सबसे सुंदर और आकर्षक महिलाएं यहां सेविका के रूप में नियुक्त थीं। वे आधे नग्न थीं और उनके बाल दुल्हनों की तरह खुले हुए थे। लेकिन ये शायद काफी बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। खैर, वह तो वह था ही नहीं। 1570 के दशक और 1580 के दशक में कैथरीन ने बहादुरी से कोशिश की कि फ्रांस और अधिक अशांति में न डूबे। धर्म युद्ध जारी रहे। उन्होंने अपने बेटों का सफल मार्गदर्शन किया। राजा और एलेंसन और अंजू के ड्यूक 1570 के दशक के अंत में स्पेन के साथ एक नया युद्ध छेड़ने से रोक लिया, जिसके लिए फ्रांस की अपनी आंतरिक अस्थिरता के बीच ताज पूरी तरह से तैयार नहीं था। उन्होंने गुइस परिवार की शक्ति कुछ हद तक सीमित की, लेकिन वे हमेशा देश की राजनीति में कांटे बने रहे। कई बार उन्होंने स्पेन के साथ अपना खुद का गठबंधन करने और हुगनॉट्स के खिलाफ देश में स्पेनिश सैनिकों को लाने की धमकी भी दी। 1580 के दशक के मध्य तक कैथरीन बुजुर्ग हो चुकी थीं और उनकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी और 5 जनवरी 1589 को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 69 साल थी। सिर्फ 9 महीने बाद उनके बेटे हेनरी तृतीय की पेरिस के पास जैक्स क्लेमेंट ने हत्या कर दी। एक कट्टर कैथोलिक जो राजा की फ्रांसीसी हुगेनोटों का सीधे सामना न करने की अनिच्छा से नाखुश था। हेनरी खुद बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर गए और उनके छोटे भाई फ्रांसिस कुछ साल पहले ही मर चुके थे। तो अब किस्मत के एक अजीब मोड़ पर नवारे के हेनरी, जिनकी 17 साल पहले कैथरीन की बेटी मार्गरेट से शादी हुई थी, जिनकी शादी सेंट बार्थोलोम्यू दिवस के नरसंहार की वजह बनी थी, वे नए राजा बन गए। राजा हेनरी चौथे के रूप में उन्होंने जल्द ही इस बात पर सहमति जता दी कि अगर धर्म युद्धों का अंत हो सकता है तो वे कैथोलिक धर्म अपना लेंगे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि पेरिस के लिए एक मिस्सा भी मंजूर है। सन 1598 में उन्होंने नांतेस का फरमान से धार्मिक संघर्ष खत्म कर दिया, जिसने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट्स को उनकी मांगी धार्मिक स्वतंत्रता दी। इस प्रकार फ्रांस के धार्मिक युद्ध खत्म हुए, लेकिन कैथरीन के बेटों से नहीं, बल्कि उस आदमी द्वारा जिससे उन्होंने 1572 में अपनी बेटी की शादी की थी, और वही फ्रांस की सबसे दुखद और कुख्यात घटनाओं में से एक की भूमिका बनी थी। 1936 में एडवर्ड अष्टम यूनाइटेड किंगडम के राजा बने। वो वॉलेस सिम्पसन से शादी को लेकर अडिग थे, जो एक अमेरिकी सोशलाइट और कई बार तलाकशुदा थीं। जल्द ही इससे राजनीतिक संकट हुआ और राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। आने वाले वर्षों में आगे और भी घोटाले सामने आए। यहां तक कहा गया कि यह जोड़ा नाजियों के साथ किसी साजिश में शामिल था। लेकिन यह समझने के लिए कि यह सब कैसे हुआ, हमें 19वीं सदी के अंत में लौटना होगा। वॉलेस सिम्पसन का असली नाम बेसी वॉलेस वॉरफील्ड था और उनका जन्म 19 जून 1896 को ब्लू रिज समिट, पेंसिल्वेनिया के मॉन्टरीन में हुआ था। उनका जन्म बाल्टीमोर के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था।
उनके पिता का नाम हेनरी वॉरफील्ड था। वे आटा व्यापारी थे जिन्होंने साधारण उत्पाद बेचकर इतनी कमाई की कि 1875 में बाल्टीमोर के मेयर पद का चुनाव लड़ सके। हालांकि यह अभियान अंततः असफल रहा। वॉलिस की मां एलिस भी एक व्यापारी परिवार से थीं। उनके पिता विलियम मॉन्टेग्यू थे, जो 19वीं सदी के अंत में सफल स्टॉक ब्रोकर थे। अपने माता पिता की संपन्नता के बावजूद वॉलिस का बचपन कठिन था। उनके पिता की नवंबर 1896 में तपेदिक से मृत्यु हो गई। उनके जन्म के 6 महीने से भी कम समय बाद स्थिति को और जटिल बनाने के लिए उनकी मां का परिवार से रिश्ता तनावपूर्ण था। शायद इस वजह से कि वॉलिस का जन्म शादी के बाहर हुआ था। इसी वजह से एलिस और वॉलिस हेनरी वॉरफील्ड के भाई की उदार सहायता पर निर्भर थे। सोलोमन, वॉलिस के चाचा, अपने बचपन का ज्यादातर समय उन्होंने बाल्टीमोर में बिताया। इस दौरान वॉलिस पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और 1910 के दशक में एक बुद्धिमान युवती के रूप में उभरी। 8 नवंबर 1916 को वॉलिस ने अर्ल विनफील्ड स्पेंसर जूनियर से शादी की, जो अमेरिकी नौसेना के पायलट थे, जिनसे वो 6 महीने पहले फ्लोरिडा की यात्रा के दौरान मिली थीं। ये एक सुखी विवाह नहीं था। जल्द ही पता चला कि स्पेंसर एक शराबी था जो नशे में भी उड़ान भरना पसंद करता था। वो एक बार समुद्र में जा गिरा, लेकिन वो ज्यादातर बिना किसी चोट के बच निकला। 1910 के दशक के अंत तक उनका रिश्ता टूट चुका था और वॉलिस और अर्ल कुछ हद तक अलग हो गए थे। वे 1927 तक शादीशुदा रहे, लेकिन कई सालों तक वे एक दूसरे से बहुत कम मिले, क्योंकि वे अमेरिका के अलग अलग सेना ठिकानों में तैनात थे। जबकि वॉलिस नियमित रूप से विदेश यात्रा करती थीं, चीन, हांगकांग, पेरिस और अन्य स्थानों पर समय बिताती थीं। वॉलिस के अपने पहले पति से तलाक के 8 महीने बाद उन्होंने अर्नेस्ट एल्ड्रिच सिम्पसन से शादी की, जो अमेरिकी जहाजरानी उद्योग के अधिकारी थे और ब्रिटेन में उनके कई व्यावसायिक हित थे। तदनुसार उन्होंने लंदन में शादी की और अगले कई वर्षों तक वे मुख्य रूप से यहीं रहे। उनका वैवाहिक सुख टिक नहीं पाया और दोनों वफादार नहीं रहे। हालांकि कागजों पर उनकी शादी लगभग 1 दशक तक चली। इस दूसरी शादी से संतान नहीं हुई और न ही वॉलिस की किसी और शादी से। अर्नेस्ट से शादी के वक्त ही वॉलिस एडवर्ड से मिली, वेल्स के राजकुमार, जो ब्रिटेन के सिंहासन के वारिस थे। ये जनवरी 1931 की बात है। इसके बाद भी वे एक दूसरे को जानते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि 1934 तक उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। हालांकि वॉलिस आधिकारिक रूप से अर्नेस्ट से 1937 तक विवाहित रहीं। राज परिवार और ब्रिटिश सरकार ने जैसे ही प्रिंस और वॉलिस के रिश्ते की जानकारी पाई, उसे समस्याजनक मान लिया। 1930 के दशक में तलाक को तब भी विवादास्पद माना जाता था, और ये कि सिंहासन का वारिस एक अमेरिकी महिला से शादी करेगा, और जिसने पहले पति से तलाक लेकर दूसरी शादी में व्यभिचार किया। जब वो एडवर्ड के साथ उलझ गईं, तो इसे एक बड़े कांड के रूप में देखा गया। तदनुसार ब्रिटिश सीक्रेट सर्विसेज और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 1935 में वालिस पर एक डोजियर तैयार किया। वालिस और एडवर्ड के रिश्ते को लेकर विवाद 1936 में उस समय चरम पर पहुंच गया, जब प्रिंस के पिता राजा जॉर्ज पंचम का निधन हो गया। एडवर्ड राजा बने और उन्हें राजा एडवर्ड अष्टम कहा गया। वो वॉलिस से शादी करना चाहते थे, जिन्होंने अर्नेस्ट से तलाक के लिए अर्जी दी और दोस्तों से कहा था कि वो जल्द ही रानी बनने की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि सरकार की योजनाएं कुछ और थीं। कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन और उनके मंत्री पर्दे के पीछे चालें चलाने लगे, ताकि अगर विवाद बढ़े और एडवर्ड्स को हटाना पड़े तो उनके छोटे भाई एल्बर्ट को उनकी जगह लेने के लिए तैयार किया जा सके। और ठीक यही हुआ। जब एडवर्ड ने साफ किया कि वह वॉलिस से शादी करना चाहते हैं, बॉल्डविन सरकार ने साफ किया कि ब्रिटिश समाज उसे रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार 11 दिसंबर 1936 को अपने सिंहासन पर बैठने के 11 महीने से भी कम समय बाद एडवर्ड ने सिंहासन छोड़ दिया और उनके बाद अल्बर्ट ने गद्दी संभाली, जिन्होंने राजा बनकर जॉर्ज छठवां नाम लिया। एडवर्ड के इस्तीफे के बाद सरकार चाहती थी कि पूर्व राजा और उनकी होने वाली पत्नी ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हो जाएं। इसी कारण जब उनके फ्रांस में बसने की योजना बनी, जॉर्ज द सिक्स्थ और बाल्डविन की सरकार ने इसे संभव बनाने की पूरी कोशिश की। एडवर्ड और वालिस को ड्यूक और डचेस ऑफ विंडसर की उपाधियां मिलनी थी और उन्हें विदेश में आराम से रहने के लिए एक बड़ी रकम और लगातार पेंशन दी गई थी। इसके साथ ही
पूर्व सम्राट और उनकी होने वाली दुल्हन ने 3 जून 1937 को दक्षिण फ्रांस में शादी की। अर्नेस्ट से वॉलिस को आखिरकार तलाक मिलने के थोड़ी ही देर बाद नवविवाहित जोड़े ने पेरिस में समय बिताया। कोई सोच सकता था कि विंडसर्स पेरिस में बसेंगे और विवादों से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडवर्ड वालिस के समर्थन से लगता था वो विदेशों में ब्रिटिश शाही हितों के अनौपचारिक राजदूत की नई भूमिका बनाने के लिए दृढ़ था। नए संबंध बनाने की इस कोशिश के तहत एडवर्ड और वालिस ने 1937 की शरद ऋतु में एक विदेशी यात्रा का फैसला किया, और वह देश सबसे विवादित था। वे नाजी जर्मनी जाएंगे। 1937 की गर्मियों में डॉक्टर रॉबर्ट ले, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख, ने एडवर्ड और वालिस को जर्मनी आने का निमंत्रण दिया था। 1937 की शरद ऋतु तक विंडसर्स ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। आसन्न यात्रा की सूचना ब्रिटिश सरकार को दी गई थी, जो इस घटनाक्रम से बिल्कुल खुश नहीं थे। विंडसर्स 11 अक्टूबर को लगभग 2 हफ्ते की यात्रा के लिए बर्लिन के फ्रेडरिक्सस्ट्रासे रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनकी गतिविधियां आमतौर पर काफी साधारण थीं, जिसमें जर्मन फैक्ट्रियों व सामाजिक संगठनों का दौरा था। लेकिन पूरे समय उन्हें नाजी शासन के नेताओं ने खूब खातिरदारी की, जिसमें जर्मन विदेश मंत्री भी थे, योआकिम वॉन रिबेनट्रॉप, नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोइबेल्स और हरमन गोरेंग, नवगठित जर्मन वायुसेना के प्रमुख और हिटलर के बाद दूसरे नंबर के नेता। आखिरकार वालिस और एडवर्ड ने जर्मनी में 2 हफ्ते बिताने के बाद एडोल्फ हिटलर के पर्वतीय विश्राम स्थल में उनसे मुलाकात की। बर्गहॉफ, जर्मनी ऑस्ट्रिया की दक्षिणी सीमा पर। बैठकों में क्या कहा गया और विंडसर परिवार व नाजियों के बीच क्या योजना बनी, इस पर अलग अलग विवरण हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, आने वाले वर्षों की घटनाओं को देखते हुए पूरे दौरे ने एक और भी डरावना रूप ले लिया। वॉलिस और एडवर्ड जर्मनी से पेरिस लौटे। वहां उन्होंने देखा कि यूरोप जल्द ही युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जब उनके नए दोस्त एडोल्फ हिटलर जर्मनी के कुछ पड़ोसी देशों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया मार्च 1938 में वृहत्तर जर्मनी में मिला दिया गया। 1 साल बाद चेकोस्लोवाकिया भी मिला लिया गया, जब नाजियों ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को और रियायतें देना बंद कर जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद भी वॉलिस और एडवर्ड पेरिस में रहे। वे कई पेरिस वासियों की तरह मानते थे कि वहां अपेक्षाकृत सुरक्षित है, देश के उत्तर पूर्व में फ्रांस पर होने वाले अपेक्षित आक्रमण की अग्रिम पंक्तियों से दूर। लेकिन जब वह हमला 1940 की गर्मियों में आया, इसका परिणाम नाजियों के लिए बड़ी सैन्य जीत रहा। जर्मन टैंक डिवीजन फ्रांस में घुसपैठ के कुछ हफ्तों में ही पेरिस के पास पहुंच गए। जैसे जैसे वे पेरिस के करीब पहुंचे, वॉलिस और उनके पति दक्षिण भागे, सीमा पार कर स्पेन में घुसे और लगभग पुर्तगाल पहुंचे। लिस्बन में वालिस और एडवर्ड से जुड़ी सबसे विवादास्पद और अजीब घटनाओं में से एक घटी। सबसे पहले नाजियों की योजना थी कि वे इस जोड़े को बहला फुसलाकर फिर से स्पेन ले आएं, जहां वे उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करते और जर्मनी के ब्रिटेन के साथ संघर्ष में उन्हें सौदेबाजी के मोहरे के रूप में जर्मनी ले जाते। एडवर्ड और वालिस इस योजना से अनजान थे, जो किसी भी हाल में असफल रही। लेकिन वे खुद ही ब्रिटेन के खिलाफ गद्दारी की साजिश रचते हुए लग रहे थे। लिस्बन में वॉलिस और एडवर्ड रिकार्डो एस्पिरिटो सैंटो के घर में रह रहे थे, एक पुर्तगाली बैंकर जिनके जर्मनी में कई व्यापारिक संबंध थे। सैंटो पर हिटलर और नाजियों से गहरे संपर्क का संदेह था। तदनुसार ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने उन पर एक फाइल खोल दी थी। इसके अलावा बाद की अवधि में एडवर्ड और सैंटो के बीच पत्राचार से ऐसा प्रतीत होता है कि एडवर्ड शायद ब्रिटेन के सिंहासन पर वापसी की साजिश रच रहे थे। हालांकि सबूत निर्णायक नहीं है। कई लोगों का मानना था कि एडवर्ड नाजी सरकार से संपर्क साधने के लिए सैंटो का इस्तेमाल कर रहे थे और युद्ध में जर्मनों की जीत पर उन्हें ब्रिटेन के सिंहासन पर लाने की योजना थी। इस प्रकार संभवतः वॉलिस और उनके पति द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों से मिलकर राजा रानी बनने की साजिश कर रहे थे। एडवर्ड के शर्मनाक राजत्याग के आधे दशक बाद हम शायद कभी पूरी तरह न जान पाएं
कि 1940 की गर्मियों में पुर्तगाल में वॉलिस और एडवर्ड क्या योजना बना रहे थे। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लिस्बन से बहामास भेजने के लिए जहाज दिया। एडवर्ड को युद्ध के दौरान गवर्नर बनाया गया। ये चाल थी ताकि दोनों ब्रिटेन से दूर रहें। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का बाकी समय यहीं बिताया। नाजियों के साथ बनाई गई उनकी योजनाएं नाकाम रहीं, क्योंकि 1941 की सर्दियों से नाजी युद्ध हारने लगे। वॉलिस और एडवर्ड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शाही निर्वासितों के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू किया। सालों से उनके नाजियों संग कथित गठबंधन के कुछ सबूत सामने आते रहे और अक्टूबर 1937 में शासन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ हुई उनकी मुलाकातों ने उनके शेष जीवन पर एक साया डाल दिया। फिर भी वे पेरिस में और 1950 के दशक में अमेरिका की यात्राओं के दौरान सेलिब्रिटी बने रहे। एडवर्ड की सेहत 1960 के दशक में बिगड़ने लगी। इसका मुख्य कारण उनकी चेन स्मोकिंग की आदत और परिवार में फेफड़ों की समस्याएं थीं। आखिरकार उनकी मृत्यु मई 1972 में पेरिस में हुई। उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष थी। उनका शरीर शाही अंतिम संस्कार हेतु इंग्लैंड लाया गया। ब्रिटिश जनता ने 1936 में थोड़े समय के लिए राजा रहे सम्राट के लिए आश्चर्यजनक शोक जताया और जिनका जीवन अन्यथा विवादों में घिरा रहा था। एडवर्ड की मृत्यु के बाद वॉलिस फ्रांस में रहीं। उन्हें अपने दिवंगत पति की संपत्ति और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता मिलती रही। अब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी और 1970 के दशक के अंत में उन्हें डिमेंशिया हो गया। 1980 के बाद से वो बोलने की क्षमता खो बैठी। इस तरह उनके आखिरी साल घर में ही बीते और उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती गई। आखिरकार वॉलिस का निधन 24 अप्रैल 1986 को पेरिस में 89 वर्ष की उम्र में हुआ। उनका अंतिम संस्कार विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में हुआ और उन्हें विंडसर कैसल के पास एडवर्ड के बगल में दफनाया गया। जब हर्नान कोर्तेस और उनके स्पेनिश विजेताओं ने 1519 से 1521 के बीच मध्य अमेरिका के एज़टेक साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, उन्हें एक स्थानीय महिला से बहुत मदद मिली थी, मालिनल्ली, जो मालिंजिन या ला मालिंचे के नाम से जानी गई। एक अनुवादक के रूप में काम किया, सलाहकार और मध्यस्थ के रूप में स्पेनिश लोगों के लिए काम किया। उसका नाम कपट और अपने ही लोगों से गद्दारी का पर्याय बन गया है। लेकिन क्या वह वास्तव में विश्वासघात की प्रतीक थी या फिर अपने हालात की शिकार थीं? ला मलिंचे का जन्म लगभग 1500 के आसपास मलिनल्ली के रूप में युकाटन प्रायद्वीप के नहीवातल लोगों के बीच हुआ था, जो आज के दक्षिणी मेक्सिको और ग्वाटेमाला में स्थित है। वह प्राचीन माया साम्राज्य और नए विस्तारवादी और आक्रामक एज़टेक साम्राज्य की सीमा क्षेत्र में बड़ी हुई, जिसकी राजधानी टेनोच्टिटलान उत्तर में थी, जहां आज मेक्सिको सिटी स्थित है। हम उसके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम जानते हैं कि वो जब 8 या 9 साल की थी, मालिनल्ली को गुलाम बना लिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसे युद्ध छापे में अगवा किया गया या परिवार ने बेच दिया। पूर्व औपनिवेशिक काल में मध्य अमेरिकी क्षेत्र में गुलामी बहुत आम थी। शायद उसके परिवार ने उसे पूर्व की ओर रहने वाले कुछ माया लोगों को बेच दिया हो। ये घटनाओं का वो संस्करण है जो बर्नाल डियाज दे कास्टिल्लो ने प्रस्तुत किया था, एक स्पेनिश सैनिक जो हर्नान कोर्तेस के साथ मेक्सिको विजय में था, और बाद में उसने 1560 के दशक में द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू स्पेन शीर्षक से इन घटनाओं का इतिहास लिखा। चाहे वो जिस भी परिस्थिति में गुलाम बनी हो, हम ये जरूर जानते हैं कि मलिनाली की कैद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की वजह बनी। अपनी जिंदगी के इस मोड़ तक वो एज़टेक लोगों की नाहुआतल भाषा बोलती थी। अब वह खुद को माया लोगों के बीच पाती है जो युकाटेक माया भाषा बोलते थे। नतीजतन मालिनाली द्विभाषी बन गई। ये उसकी आगे की कहानी में बेहद महत्वपूर्ण था। आने वाले वर्षों में युकाटन प्रायद्वीप के माया लोगों के बीच एक गुलाम के रूप में मालिनाली के जीवन के अन्य विवरण बहुत कम और दुर्लभ हैं। वो कई बार खरीदा बेचा गया और अलग अलग जगहों पर रहा होगा। हम जानते हैं कि वो अब भी गुलाम थी, जो 1518 में अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, जब पहले स्पेनिश खोजकर्ता कैरिबियन में स्थित स्पेनिश उपनिवेशों से रवाना होकर युकाटन प्रायद्वीप पर उतरे।
और मध्य अमेरिका के मूल निवासियों से संपर्क किया। यह संपर्क जल्द ही क्षेत्र में दीर्घकालिक हस्तक्षेप में बदल गया। अगले वर्ष 1519 में स्पेनिश सैन्य कमांडर हर्नान कोर्टेस ने क्यूबा द्वीप के स्पेनिश उपनिवेश से युकाटन प्रायद्वीप की ओर एक अभियान का नेतृत्व किया। जब वह माया क्षेत्र के शहर पोटनचान पहुंचे, शहर के अधिकारी यूरोपीय लोगों को खुश करने की चाह में कोर्टेस को 20 गुलाम उपहार में दिए। इन महिलाओं में से एक कोई और नहीं बल्कि मलिनाली थी। शुरुआत में मलिनाली के साथ भी अन्य गुलामों जैसा व्यवहार हुआ। उनका ईसाई रीति से बपतिस्मा किया गया और यूरोपीय नाम मिले। कोर्टेस ने फिर मलिनाली को अपने एक वरिष्ठ अनुयायी को दे दिया और शायद उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन फिर एक खोज हुई। यह पता चला कि माया लोगों की स्थानीय युकाटेक माया भाषा बोलने के अलावा मलिनाली उत्तर और पश्चिम में स्थित एज़टेक लोगों की नहियातल भाषा भी बोल सकती थी। कोर्टेस सेंट्रल अमेरिका एज़टेकों को जीतने आया था। उसने उनके साम्राज्य की दौलत के बारे में उन स्पेनिश लोगों से सुना था जो पिछले साल सेंट्रल अमेरिका में उतरे थे। इसी वजह से यह तय किया गया कि मलिनल्ली को स्पेनिश लोगों के लिए दोभाषिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि वो स्पेनिश नहीं जानती थी। कोर्टेस के साथ एक स्पेनिश पादरी ने 1518 की यात्रा से मिली जानकारी के आधार पर जल्दी ही कुछ युकाटेक माया सीखना शुरू कर दिया था। इस प्रकार पादरी और मलिनल्ली को एक साथ जोड़कर कोर्टेस नहिवातल बोलने वाले लोगों से संवाद कर सकते थे, जिनसे वे टेनोच्टिट्लान की ओर अंदर की ओर बढ़ते हुए मिलते। इस प्रकार उसने मलिनाली को उस स्पेनिश व्यक्ति से वापस लिया जिसे दिया था। इसके बाद अब वह कोर्टेस की मध्य अमेरिका में हमेशा साथ रहने वाली साथी बन गई और उन घटनाओं की किसी भी पेंटिंग या चित्र में जो बाद में हुई, उसे हमेशा कोर्टेस के बहुत करीब दिखाया गया। युकाटन प्रायद्वीप के तट को सुरक्षित करने के बाद कोर्टेस और उसके अनुयायी अगले महीनों में अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कई नाहुआतल भाषी कस्बों और गांवों पर हमला किया, लेकिन कुछ अन्य बस्तियों के साथ उन्होंने वार्ता की। मलिनल्ली इन बातचीतों में बहुत महत्वपूर्ण थीं। 1519 में स्पेनिश लोग संख्या में अपेक्षाकृत कम थे। अगर कोर्टेस और उनके लोगों को टेनोच्टिट्लान जीतना था, इसके लिए उन्हें मेक्सिको के अन्य नहिवातल बोलने वालों का सहयोग चाहिए। उन्होंने जल्द ही इस क्षेत्र के त्लास्कलान और टेक्सकोकन लोगों का साथ हासिल कर लिया, जो मध्य अमेरिका में एज़टेक शासन से नाराज थे। खासकर एज़टेक लोगों को मानव बलि के लिए लोग सौंपने पड़ते थे। टेनोच्टिट्लान में धार्मिक त्योहारों पर लोगों की बलि दी जाती थी। मलिनल्ली को दुभाषिया के रूप में इस्तेमाल करते हुए कोर्टेस इन लोगों को एज़टेकों के खिलाफ स्पेनियों के पक्ष में कर सका। इसी समय मलिनल्ली को मालिंजिन के नाम से जाना जाने लगा। यह उसके नाम का नहीं, अत्ल रूपांतरण था। उसके नाम में शाही उपाधि जोड़ दी गई और जिन स्थानीय लोगों से वे मिले, उन्होंने मान लिया कि वो एक कुलीन महिला है, तो उनका कोर्टेस के साथियों में महत्वपूर्ण स्थान था। फिर स्पेनिश लोगों ने उनके नाम को स्पेनी रूप देकर मलिंचे कर दिया और उनके लिए ला जोड़कर उन्हें लेडी कहा। स्पेनिश लोग उन्हें इतनी इज्जत देते थे। आखिरकार स्पेनिश अभियान नवंबर 1519 में टेनोच्टिट्लान पहुंचा। वहां उनकी मुलाकात एज़टेक सम्राट मोंतेजुमा द्वितीय से हुई, जिन्होंने कोर्टेस से बात की और ला मलिंचे दुभाषिया के रूप में काम कर रही थीं। मोंतेजुमा ने उनका स्वागत किया और टेनोच्टिट्लान के केंद्र में उन्हें ठहरने की जगह दी। ये लोकप्रिय धारणा कि एज़टेक लोगों ने स्पेनियों की पूजा किसी प्रकार के सफेद देवताओं के रूप में की थी, जो धातु की कवच और बंदूकें रखते थे, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश की गई है। निश्चित रूप से उनकी तकनीकी श्रेष्ठता ने एज़टेक लोगों को जरूर प्रभावित किया होगा, लेकिन मोंतेजुमा इससे अभिभूत नहीं हुआ। यह अधिक संभावना है कि वह स्पेनिश लोगों के साथ व्यापार करना चाहता था और उनके हथियारों को हासिल करना शुरू करना चाहता था। एक किंवदंती के अनुसार कोर्टेस का वर्णन सुनने पर मोंतेजुमा ने कहा, वो प्रकट हो गया है, वो वापस आ गया है, वह यह अपने सिंहासन और छत्र की जगह पर आएगा, क्योंकि जाते वक्त उसने कहा था कि वो ऐसा ही करेगा। कुछ लोगों के अनुसार स्पेनियों को लंबे समय से खोए हुए एज़टेक देवताओं के रूप में समझा जाता था और कई संयोगों के कारण कुछ लोगों का दावा था कि मोंतेजुमा ने यहां तक सोचा
कि शायद कोर्तेज ही एस्टेक देवता है। क्वित्ज़ालकोआत्ल, जिसने लौटकर साम्राज्य वापस लेने का वादा किया था। क्वित्ज़ालकोआत्ल, पंखों वाला सांप, उसे सृष्टि का देवता माना जाता था, जिसे निष्कासित कर दिया गया था और जो पूर्व की ओर समुद्र पार वेराक्रूज के पास ओझल हो गया था, जहां कोर्तेस उतरे थे। साथ ही किंवदंती थी कि क्वित्ज़ालकोआत्ल गोरी त्वचा के थे, दाढ़ी वाले और मानव बलि के विरोधी थे, बिल्कुल कोर्टेस की तरह। फिर भी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्वित्ज़ालकोआत्ल की वापसी और एस्टेक साम्राज्य में शांति की भविष्यवाणी वाला वर्ष था 1519। उसी वर्ष कोर्टेस आया था। स्पेनवासी तेनोच्टिट्लान में 6 महीने से ज्यादा एस्टेक के मेहमान रहे, लेकिन संबंधों में तनाव बढ़ता गया क्योंकि स्पेनियों ने एस्टेक की कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की निंदा की थी। 1520 की शुरुआती गर्मियों में हालात तब बिगड़ गए जब कोर्टेस को खबर मिली कि तट पर मौजूद उसकी कुछ टुकड़ियों पर हमला हुआ है। शायद इसके लिए एस्टेक लोग जिम्मेदार थे। ये घटनाएं 30 जून 1520 की रात को चरम पर पहुंच गईं, जो ला नोचे त्रिस्ते या दुखद रात के नाम से जानी जाती है। कुछ कहानियों के अनुसार एस्टेक लोग मोंतेजुमा के स्पेनियों को खुश करने से थक गए थे। उन्होंने सम्राट पर हमला किया और उसे पत्थर मार मारकर मार डाला। हालांकि संभव है कि कोर्तेस ने सम्राट को मारा हो। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, अब टेनोच्टिट्लान में माहौल शत्रुतापूर्ण हो गया। एस्टेक ने स्पेनियों पर हमला किया और पूरी रात के दौरान स्पेनिश लोगों को शहर छोड़ने के लिए लड़ना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपने कई लोगों और अनुयायियों को खो दिया। फिर से ला मलिंचे इन घटनाओं में अहम भूमिका निभा सकती थीं, क्योंकि वह कोर्तेस तक यह खबर पहुंचा सकीं कि एस्टेक स्पेनियों पर हमला करने वाले थे। ला नोचे त्रिस्ते की घटनाओं के बाद स्पेनियों ने एस्टेक के साथ खुला युद्ध छेड़ दिया। कोर्तेस और उनके अनुयायियों ने अगले साल टेनोच्टिट्लान लौटने से पहले कई महीने मध्य अमेरिका में नहीवातल सहयोगियों को जुटाने में बिताए। जब उन्होंने ऐसा किया, वे एक ऐसे एस्टेक शहर में लौटे जो स्पेनियों द्वारा छोड़ी गई चेचक की महामारी से बुरी तरह कमजोर हो चुका था। एस्टेक लोगों को यूरोपीय बीमारी से सुरक्षा नहीं थी, जिससे शहर की आबादी नष्ट हो गई। नतीजतन गर्मी में 1521 में कोर्तेस और उसके स्थानीय सहयोगी ने शहर पर कब्जा किया, जिससे एस्टेक साम्राज्य का अंत हो गया। आगामी वर्षों में स्पेनिश साम्राज्य ने पूरे मध्य अमेरिका पर अपना नियंत्रण फैला लिया। ला मलिंचे अपनी ही जनता की हार में अहम भूमिका निभा चुकी थीं। कोर्तेस ने कहा था कि भगवान के बाद मेक्सिको को जीतने में उसकी सफलता में उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं था। फिर भी उसकी कहानी वहां खत्म नहीं होती। एक बार जब एस्टेक्स पर विजय पूरी हो गई, वो कुछ समय कोर्तेस के साथ रहीं। सन 1522 में उन्होंने कोर्तेस के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मार्टिन रखा गया। इसी कारण वो मेस्तीजो नस्ल की माता के रूप में जानी जाती हैं। मेस्तीजो वे मिश्रित नस्ल के लोग हैं जो लैटिन अमेरिका में उन दशकों में उभरे जब स्थानीय लोगों और स्पेनिश लोगों के बीच विवाह हुआ। हालांकि ला मलिंचे और कोर्तेस की शादी नहीं हुई थी, वो पहले से ही शादीशुदा था, और जब उसकी पत्नी 1522 में मैक्सिको आई, उसने तय किया कि ला मलिंचे को उसके घर से जाना होगा। फलस्वरूप उसी साल उसने जुआन जारामिलो से शादी की, जो कि कोर्तेस के कप्तानों में से एक था। इस विवाह से ला मलिंचे स्वतंत्र स्पेनिश कुलीन महिला बनी। फिर उसने जारामिलो की एक बेटी को जन्म दिया। 1526 में बेटी हुई। उसके बच्चे अंततः मैक्सिकन और स्पेनिश कुलीन वर्ग का हिस्सा बन गए, लेकिन वह इसे देख नहीं सकी। सन 1529 में ला मलिंचे कई अन्य मध्य अमेरिका के मूल निवासियों की तरह चेचक का शिकार हो गईं। उस समय उनकी उम्र शायद लगभग 29 साल रही होगी। ला मलिंचे को कैसे याद किया जाए, इस पर बहुत बहस होती है। उनका नाम खुद विश्वासघात का पर्याय बन गया है। मध्य अमेरिका में और खासकर मेक्सिको में मालिंचिस्ता एक बेवफा हमवतन को कहा जाता है। आखिरकार ये एक ऐसी महिला थी जिसने स्पेनिश लोगों की मदद की और अपने ही देश की सभ्यता को जीतने और नष्ट करने में उनका साथ दिया। और फिर भी शायद उन्हें उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए जिनमें वह शामिल थीं, बल्कि वह वास्तव में परिस्थितियों की शिकार थीं। आखिरकार बचपन में गुलाम बनने पर वो पहली बार स्पेनिश लोगों के संपर्क में आईं। अनुवादक के रूप में उनकी भूमिका
कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे उन्होंने पहले से योजना बनाई थी। संभव है कि कोर्टेस और उनके अनुयायियों ने जब देखा कि वह नहिवातल बोलने वालों से संवाद में सहायक हैं, तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। किसी भी स्थिति में अगर वह कोर्टेस और उसके स्पेनिश विजेताओं की सहयोगी भी थीं, शायद हमें उसे कठोरता से नहीं आंकना चाहिए। आखिरकार वो तो बस किसी की मदद कर रही थी, उस समाज के खिलाफ जिसने सबसे पहले उसे गुलाम बनाया था। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने अपनी परिस्थितियों के बारे में क्या सोचा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ला मलिंचे अज़टेक साम्राज्य के विनाश और 16वीं सदी के दौरान मध्य अमेरिका के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थीं। 1788 से 1808 तक के 20 वर्षों में मारिया लुइसा ऑफ पाल्मा स्पेन की महारानी थीं। फिर भी उसके जीवन के दौरान उस पर कई गहरे आरोप लगे, जैसे बार बार बेवफाई करना और अपने दुश्मनों को जहर देना। इनमें से कोई भी अफवाह सच थी या नहीं, ये आज भी बहस का विषय है, लेकिन किसी भी हाल में वो अपने देश में बेहद अलोकप्रिय थीं। मेरे साथ जुड़िए, हम उनके जीवन की पड़ताल करते हैं। मारिया लुइसा ऑफ पाल्मा का जन्म 9 दिसंबर 1751 को उत्तरी इटली के पाल्मा शहर में हुआ था। उस समय इटली कई छोटे राज्यों में बटी थी और 1748 में डची ऑफ पर्मा बोरबोन शाही घराने को सौंपा गया। ये एक्सला शापेल संधि के कारण हुआ था, जिसने ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध खत्म किया था। बोरबन वंश की शाखाओं ने फ्रांस व स्पेन पर शासन किया और तय हुआ कि मारिया लुइसा के पिता फिलिप, स्पेन के राजा फिलिप पंचम के दूसरे बेटे को पाल्मा की डच्ची मिलेगी। इस प्रकार मारिया का जन्म उस इतालवी शहर में उनके पिता के वहां पाल्मा के ड्यूक के रूप में पहुंचने के 2 साल से कुछ ज्यादा समय बाद हुआ था। मारिया लुइसा की मां लुइस एलिजाबेथ थीं, जो फ्रांस के राजा लुइस 15वें की बड़ी बेटी थीं। वह फिलिप की करीबी रिश्तेदार थीं, जिनसे उन्होंने 1739 में शादी की थी, जिससे यूरोप के शाही परिवारों में नजदीकी चचेरे रिश्तेदारों के बीच विवाह की परंपरा जारी रही। उनका और फिलिप का 3 बच्चे थे, जो वयस्क होने तक जीवित रहे। इसाबेला का जन्म 1741 में हुआ था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही 10 साल बाद जनवरी 1751 में एक लड़का फर्डिनेंड पैदा हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद लुइस एलिजाबेथ गर्भवती हुईं और 11 महीने बाद मारिया लुइसा का जन्म हुआ। तीनों बच्चे व उनके माता पिता पाल्मा में कोलोर कोलोन्ना के ड्यूकल महल में रहते थे, एक शानदार इमारत जिसे कुछ दशक पहले एक प्रभावशाली मध्ययुगीन भवन से पुनर्निर्मित और विस्तारित करके 18वीं सदी का महल बना दिया गया था। मारिया लुइसा और उनके 2 भाई बहनों को कथित तौर पर एतियेन बोनार्ड दे कॉन्डिलाक ने पढ़ाया था, एक प्रमुख फ्रांसीसी प्रबोधन विद्वान, लेकिन इसे साबित करने का सबूत नहीं है। तो कॉन्डिलाक के बारे में जाना जाता है कि वे 1768 में पाल्मा पहुंचे थे और तब तक मारिया लुइसा तब इटली छोड़ चुकी थीं। उससे पहले परिवार ने एक त्रासदी का सामना किया था जब मारिया लुइसा की मां का 1759 में निधन हो गया। इसके बाद उनकी बहन इसाबेला का 1763 में निधन हो गया। दोनों की मौत चेचक से हुई थी, जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की सबसे घातक बीमारी थी। जब मारिया लुइसा की मां का 1759 में निधन हुआ, इस पर काफी विचार हो चुका था कि मारिया लुइसा की शादी किससे होगी, और फ्रांस के प्रिंस लुई ड्यूक ऑफ बर्गंडी को संभावित वर माना जा रहा था। फिर भी वो 1761 में तपेदिक से मर गए, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स से शादी, स्पेन के राजा चार्ल्स तृतीय के बेटे व उत्तराधिकारी का प्रस्ताव रखा गया। बातचीत शुरू हुई और 4 सितंबर 1765 को शादी सेगोविया के पास लाग्रांजा महल में संपन्न हुई, मैड्रिड के उत्तर में। मारिया लुइसा सिर्फ 13 साल की थीं, जबकि चार्ल्स 16 साल के थे। दोनों फर्स्ट कजिन थे। शादी के पहले साल मारिया लुइसा के लिए कठिन थे। चार्ल्स की मां मारिया अमेलिया कुछ साल पहले चार्ल्स की मां के निधन के बाद चार्ल्स के स्पेनिश सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के कारण मारिया लुइसा स्पेनिश दरबार की पहली महिला बनी। हालांकि कई रिश्तेदारों को वो पसंद नहीं थी, मुख्य रूप से उसके पति के प्रति उसके माने जाने वाले हावी रवैये के कारण। एक आसानी से प्रभावित होने वाला युवा जो कभी मजबूत उत्तराधिकारी या शासक नहीं बन सका। मारिया लुइसा की शादी के कई सालों तक संतान नहीं हुई, और जब हुई
ये कई गर्भपातों और उनके चार्ल्स के कई बच्चों की मृत्यु से दब गया। यह कोई असामान्य घटना नहीं थी। प्रारंभिक आधुनिक काल में शिशु और बाल मृत्यु दर बेहद अधिक थी। 30 से 35% बच्चे अपनी 10वीं वर्षगांठ तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। इसके अलावा शिशु और बाल मृत्यु दर यूरोप के कुछ शाही परिवारों में विशेष रूप से गंभीर थी, जो शाही परिवारों में करीबी अंतर्विवाह का परिणाम था। ब्रिटेन की रानी ऐन उदाहरण स्वरूप 17वीं सदी के अंत में रानी ऐन 14 बार गर्भवती हुई थीं और उन्होंने अपने सभी बच्चों को गर्भपात या शिशु या बचपन में मृत्यु के कारण खो दिया था। मारिया लुइसा की हालत ऐन से कुछ बेहतर थी। माना जाता है कि उन्होंने 24 बार गर्भधारण किया था। इनमें से 10 का गर्भपात हो गया, लेकिन 14 गर्भधारण पूरी अवधि तक चले। उन 14 बच्चों में से जिन्हें उन्होंने जन्म दिया, 7 ही वयस्क होने तक जीवित रह पाए। अन्य 7 की शैशवावस्था या बचपन में मृत्यु हो गई और इसी वजह से स्पेनिश दरबार में यह अफवाह फैलने लगी कि मारिया लुइसा पर कोई श्राप है। उनका और चार्ल्स का पहला बच्चा चार्ल्स क्लेमेंटे नामक लड़का सितंबर 1771 में पैदा हुआ था। मार्च 1774 में सिर्फ 2.5 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मां के नाम पर मारिया लुइसा नाम की बेटी थी, जिसकी मौत 1782 की गर्मियों में 4.5 साल की उम्र में हो गई। चार्ल्स और फिलिप नाम के जुड़वां बच्चे या उनके नामों के हिस्पैनिक रूपों में कहें तो कार्लोस और फिलिप्पे सितंबर में पैदा हुए थे 1783, लेकिन वे जन्म से ही बीमार थे। दोनों की मृत्यु 1784 में एक दूसरे के 3.5 हफ्तों के भीतर हुई थी। 7 बच्चों में से जो वयस्क हुए उनमें कार्लोटा थीं, जिनका जन्म 1775 में हुआ था, मारिया अमेलिया, जिनका जन्म 1779 में हुआ था, मारिया लुइसा, जिनका जन्म 1782 में हुआ था, फर्डिनैंड, जिनका जन्म 1784 में हुआ, कार्लोस, जिनका जन्म 1788 में हुआ था, मारिया इसाबेल, जिनका जन्म 1789 में हुआ था, और फ्रांसिस्को 1794 में जन्मे। इनमें से कई यूरोप के विभिन्न राज्यों के राजा और रानी बने। दिलचस्प बात यह है, मारिया लुइसा के बारे में माना जाता है कि उन्हें 1799 में भी गर्भपात का अनुभव हुआ था। तब वे 40 की उम्र के अंत में थीं और संभवतः रजोनिवृत्ति के बाद की अवस्था में थीं। तब तक उनके कठिन प्रसव इतिहास का असर दिख चुका था। 1770 के दशक में जब वो अपनी 20 की उम्र में थीं, तब उन्हें एक आकर्षक महिला के रूप में जाना जाता था। 1780 के दशक तक मारिया लुइसा समय से पहले बूढ़ी हो गईं। कई लोगों ने देखा कि उनकी 30 की उम्र तक उनकी त्वचा पर पीलिया जैसा पीला रंग आ गया था। शायद ये उनकी लगातार होती गर्भधारण और कई बार गर्भपात का परिणाम था। मारिया लुइसा के ससुर राजा चार्ल्स तृतीय 1788 की सर्दियों में वे चल बसे। उनके पति राजा चार्ल्स चतुर्थ बने। वो अगले 20 वर्षों तक शासन करेंगे। मारिया लुइसा एक साथ महारानी बन गईं। जल्द ही समझ आ गया कि सत्ता के पीछे वही बड़ी ताकत थी। उनके पति एक मजबूत शासक नहीं थे और उन पर उनकी पत्नी हावी रहती थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने 1788 में राज्य के वरिष्ठ सलाहकारों के साथ पहली बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि वो देश के शासन में भूमिका चाहती हैं। यह कुछ ऐसा था जो पूरे शासनकाल के दौरान जारी रहा। चार्ल्स इस बात से संतुष्ट थे क्योंकि उनकी रुचि मुख्य रूप से शिकार और अभिजात वर्ग के अन्य अवकाशकालीन शौकों में थी। अपनी ओर से मारिया लुइसा ने राज्य के मामलों में और विशेष रूप से स्पेन में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वह फ्रांसिस्को गोया की मुख्य संरक्षक थीं, जो 1790 के दशक में आधिकारिक दरबारी चित्रकार बने। मारिया लुइसा के दरबारी जीवन के दौरान बंद दरवाजों के पीछे लगातार आरोप लगाए जाते थे कि वो बार-बार बेवफाई करती थीं और कई अलग-अलग प्रेमी रखती थीं। एक खास अफवाह यह थी कि उनका मैनुअल दे गोडॉय के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक युवा व्यक्ति जो 1790 के दशक में स्पेन के प्रधानमंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। उनकी जवानी और जल्दी सत्ता में आना और रानी का संरक्षण और उनके साथ उनका करीबी रिश्ता ने इस बात को लेकर गहरी शंकाएं पैदा कर दी कि दोनों कई वर्षों तक रोमांटिक संबंध में थे। इसके अलावा कठिन समय में मारिया लुइसा ने गोडॉय पर भावनात्मक भरोसा किया, जैसे जब उसने बच्चों को खोया और रजोनिवृत्ति से अवसाद हुआ। गोडॉय के बारे में यह भी अफवाह थी कि वो उसके कई बच्चों का जैविक पिता है और रानी के पादरी ने
अपनी अंतिम वसीयत में लिखा कि उनमें से कोई भी, उसके बच्चों में से कोई भी वैध विवाह से नहीं था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि यह रिश्ता संभवतः मौजूद था। हमारे पास इसे साबित करने के ठोस सबूत बहुत कम हैं। ये आरोप इतने प्रचलित इसलिए थे क्योंकि गोडॉय के सत्ता के प्रतिद्वंदियों में जलन थी और क्योंकि रानी उन सीमाओं को पार कर रही थीं जो पुरुष प्रधान दुनिया में महिलाओं पर थोपी जाती थीं। बुरी अफवाहों का सिलसिला मारिया लुइसा के स्पेनिश दरबार की कई अन्य वरिष्ठ महिला कुलीनों के साथ संबंधों तक भी फैल गया था। उदाहरण के लिए, ऐसा संदेह था कि उसने मारिया कायताना दे सिल्वा को जहर दे दिया था। अल्बा की 13वीं डचेस। अल्बा की डचेस ने विला फुएंते के मार्किस से शादी की थी और इन दो प्रमुख स्पेनिश अभिजात्य परिवारों के मिलन ने उन्हें स्पेनिश शाही दरबार में बेहद वरिष्ठ बना दिया था, जो शाही और ओसुना परिवार के बाद दूसरे स्थान पर थे। मारिया लुइसा को अल्बा की डचेस और ओसुना दोनों की प्रतिद्वंदी माना जाता था। इस प्रकार अल्बा की डचेस की 1802 की गर्मियों में अचानक मृत्यु हो गई। सिर्फ 40 की उम्र में उनकी मृत्यु को संदिग्ध माना गया और ये आरोप लगे कि रानी ने अपनी प्रतिद्वंदी को जहर दिलवाने की साजिश रची थी। ये आरोप पूरी तरह से झूठे थे और लगभग सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि अल्बा की मृत्यु तपेदिक और गंभीर बुखार की जटिलताओं के कारण हुई थी। फिर भी यह अकेली महिला नहीं थी जिसके बारे में अफवाह थी कि मारिया लुइसा ने उसे जहर दिया था। 1802 में उनके बेटे प्रिंस फर्डिनेंड ने नेपल्स और सिसिली की मारिया एंटोनिया से शादी की। मारिया लुइसा को अपनी बहू पसंद नहीं थी। एक बार उन्होंने मैनुअल गोडॉय को लिखा, हम अपनी उस शैतानी नागिन बहू और उस डरपोक कुत्ते बेटे का क्या करें? उनकी दुश्मनी और उसकी सिर्फ 21 साल की उम्र के कारण उसे जहर दिए जाने के आरोप लगे, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और मारिया एंटोनिया वास्तव में तपेदिक से मरी थी। 1800 के दशक तक स्पेन में सत्ता में बैठे लोगों के लिए रानी की कथित बेवफाई या संभावित जहर दिए जाने की गढ़ी हुई कहानी से कहीं बड़े मुद्दे थे जिनकी चिंता करनी थी। पश्चिमी यूरोप में एक और बड़ा वास्तविक खतरा उभर आया था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1790 के शुरुआती वर्षों में फ्रांस के राजा लुईस 16वें को पदच्युत कर दिया गया और उनका वध कर दिया गया। मरिया लुइसा की चचेरी बहन। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों में राजा चार्ल्स और उनकी सरकार स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी विरोधी गठबंधन में शामिल हुए थे, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया मिलकर फ्रांसीसियों के खिलाफ। लेकिन जब 1794 में फ्रांसीसी अपने दुश्मनों पर हावी होने लगे, चार्ल्स, मारिया लुइसा, गोडॉय और मैड्रिड में सत्ता संभाल रहे दूसरे लोग, हैरानी है, उन्होंने रुख बदल लिया। नई फ्रांसीसी गणराज्य से गठबंधन किया गया, जिसके तहत स्पेन यूरोपीय शक्तियों में फ्रांस का सबसे प्रमुख सहयोगी बन गया। फ्रैंको स्पेनिश गठबंधन हमेशा असमान रहा। 18वीं सदी के अंत तक स्पेन यूरोप में दूसरी श्रेणी की शक्ति बन चुका था और फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत महाद्वीप की प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा था। लेकिन ये स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब 1804 से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सम्राट बने। 1807 में मारिया लुइसा, चार्ल्स और गोडॉय फ्रांसीसी विस्तार का फायदा उठाने के लिए उन्होंने फॉन्टेनब्लू की संधि पर सहमति जताई, जिससे स्पेन को पुर्तगाल पर हमला कर उसे मिलाने की इजाजत मिलती। एक शक्ति जो फ्रांस के दुश्मन की करीबी सहयोगी थी, ब्रिटेन। इसके बाद स्पेनिश मामलों में फ्रांसीसियों के गहरे हस्तक्षेप का दौर शुरू हुआ, जो अंततः चार्ल्स को पदच्युत करने और चार्ल्स और मारिया लुइसा के सबसे बड़े बेटे फर्डिनेंड के संक्षिप्त रूप से राजा बनने पर समाप्त हुई। एक व्यक्ति जो वर्षों के साथ अपने कमजोर इरादों वाले पिता का और भी बड़ा विरोधी बनता गया। मारिया लुइसा और चार्ल्स ने नई व्यवस्था पर नेपोलियन से अपील की, लेकिन उनकी आपत्तियों का और भी बुरा परिणाम हुआ जब नेपोलियन ने स्पेनिश शाही परिवार को पूरी तरह से हटा देने का फैसला कर लिया। सन 1808 की गर्मियों में उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का नया राजा बना दिया। इसके साथ मारिया लुइसा का मैड्रिड में सत्ता का समय खत्म हुआ। नई व्यवस्था नेपोलियन के लिए आपदा बन गई। स्पेन में लंबे समय तक चलने वाला गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया, जिसने 1800 के दशक के आखिरी वर्षों और 1810 के दशक की शुरुआत में
फ्रांसीसी संसाधनों का बड़ा हिस्सा ले लिया। इसे स्पेनिश अल्सर कहा जाने लगा। चार्ल्स के त्यागपत्र के बाद फर्डिनेंड को हटाकर जोसेफ को सत्ता सौंपी गई। 1808 में मारिया लुइसा, उनके पति और गोडोय ने स्पेन छोड़कर 1800 के दशक के आखिरी वर्षों और 1810 के दशक की शुरुआत में अधिकतर समय बाहर बिताया। फ्रांस में जैसे कैदी रहे। वे एक्स-एम-प्रोवांस और मर्से में अच्छे माहौल में रहते थे, लेकिन वे एक तरह की राजनीतिक हिरासत में भी थे, ताकि अगर वे स्पेन लौटें तो वे राजनीतिक असंतोष का स्रोत न बन जाएं। 1812 में पूर्व राजा रानी व उनके अनुयायियों को इटली जाने की अनुमति मिली, जहां वे कुछ समय के लिए रोम में पोप के संरक्षण में रहे। उस समय घटनाएं तेजी से बदल रही थीं और नेपोलियन का साम्राज्य 1810 के दशक में बिखरने लगा। रूस पर एक विनाशकारी सैन्य आक्रमण के बाद फर्डिनेंड स्पेन लौटे और वहां की गद्दी वापस पा ली। उन्होंने माता-पिता को मैड्रिड लौटने से रोका। इस प्रकार मारिया लुइसा और उनके पति ने अपना शेष जीवन रोम में बिताया। यह कतई बुरी सेवानिवृत्ति नहीं थी, जो पोप सत्ता की करीबी विश्वास पात्र के रूप में और एक बहुमूल्य कला संग्रह जुटाते हुए बीता। वो शाश्वत नगरी में 2 जनवरी 1819 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गईं। चार्ल्स का निधन सिर्फ 2.5 हफ्ते बाद हुआ। गोदोय, इस बीच गोदोय अगले 3 दशकों से ज्यादा जिंदा रहे। मारिया लुइसा ने अपनी वसीयत में उन्हें प्रमुख लाभार्थियों में से एक बनाया था। चार्ल्स ने उनकी मृत्यु के बाद तुरंत उन्हें उनके निर्वासित दरबार से चले जाने को कहा था। शायद अफवाहें सच ही थीं। हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। सभी का धन्यवाद कि आपने यह ऐतिहासिक महिलाओं पर संकलन वीडियो देखा। उम्मीद है आपको रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इन जीवनियों के बारे में क्या लगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। और बस मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं अब सबसे अगली फॉरगॉटन लाइफ में मिलूंगा। धन्यवाद।